हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों 11वीं क्लास के फिजिक्स में आज का टॉपिक है गतिज ऊर्जा और इसके लिए व्यंजक, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इस चैनल में 11वीं क्लास का स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता, ये सबको पता है। हम किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ क्षमता होगी, वही क्षमता बच्चों एक प्रकार से ऊर्जा है। ठीक है, बस क्या है कि जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे पास ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा है किसी वस्तु पर लग जाएगा तो उसके स्थिति में परिवर्तन हो जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों? किसी वस्तु के उसकी गति, यानी कोई वस्तु गति कर रहा है तब उसमें कोई ना कोई ऊर्जा संचित होगी, या उसके स्थिति के कारण, यानी कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर अवस्था में उस पर कोई ना कोई ऊर्जा है। ठीक है, वो ऊर्जा आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा, कहने का मतलब उस वस्तु पर मिली हुई ऊर्जा या उस वस्तु द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा आपकी कहलाती बच्चों क्या? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है बच्चों आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे तो किसी वस्तु में गति के कारण उसकी जो ऊर्जा होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रहा है, उस पर हम ब्रेक लगा दें तो वो वस्तु रुकेगा कि नहीं। जैसे साइकिल में आप चल रहे हैं और मान लीजिए ढलान है, बिल्कुल साइकिल चल रहा है और उस पर हम फोर्स लगा दें तो उसकी गति में कमी आएगी, ब्रेक लगाएंगे तो कमी आएगी। तो इस प्रकार से जो उसमें त्वरण होता है बच्चों, उसको हम मंदन कहते हैं। जैसे बल लगाने पर यदि त्वरण में वृद्धि हो तो आपका तो त्वरण है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि कमी हो रही है, वेग में परिवर्तन में कमी आ रही है, तो वो आपका मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदन। यानी किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति रुक जाए तो आपका मंदन कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर लिखा हमने, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु है, v वेग से गतिमान है। कोई वस्तु है, गति कर रहा है, उस पर एक बल F लगाया जाता है, स्मॉल f या कैपिटल F, यहाँ बल हमेशा कैपिटल F से दर्शाते हैं, तो कैपिटल F बल लगाया जाता है तो उसमें मंदन A उत्पन्न हो जाती है और S दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। यहां पर आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि ये भाई मंदन है क्या चीज। मैंने आपको कहा ना, त्वरण में कमी, वेग में परिवर्तन में कमी आएगी तो आपके त्वरण में कमी ही मंदन कहलाता है, जो कि ऋणात्मक होता है बच्चों। ठीक है, मंदन का मतलब ऋणात्मक, वेग में परिवर्तन में कमी आ रहा है, नहीं त्वरण में कमी आ रहा है, प्लस में नहीं माइनस में चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों। तो कहीं ना कहीं यदि हम कहें कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, यदि उसका वेग कितना है v है, उस पर बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन वो मंदन होता है, उसके वेग में कमी आ रही है इसलिए मंदन उत्पन्न होगा और कुछ दूरी बाद वो रुक जाएगा। साइकिल पे चल रहे हो, ढलान पे गति कर रहा है, लेकिन कुछ दूर बाद आप ऑटोमेटिक आपका साइकिल रुक जाएगा ब्रेक लगाने से। होता है कि नहीं होता? एग्जाम्पल आप देख लेना अपने घर से। ठीक है, मतलब जब भी आप साइकिल चलाओ तब। अब गति के द्वितीय नियम से, तो आप यहां पर लिखोगे तब गति के द्वितीय नियम से, तब गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है बच्चों? F बराबर ma। देखिएगा, गति का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma, लेकिन यहां पे क्या है बच्चों? मंदन है। क्या है? मंदन है, इसलिए F बराबर माइनस ma हो जाएगा। F बराबर हो जाएगा माइनस ma, क्योंकि मंदन है ना, इसलिए माइनस ma हो जाएगा। यहां से यदि हम a का मान निकालना चाहें, स्मॉल a, तो स्मॉल a का मान कितना हो जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस F अपॉन m। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चूंकि आपको पता है कि किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु के वेग में कमी आती है, मंदन उत्पन्न होता है और कुछ दूर बाद रुक जाता है, मतलब उस पर क्या है? विस्थापन उत्पन्न हो गया। मतलब त्वरण भी है, विस्थापन भी है, वेग भी है। इस स्थिति में गति का हम तृतीय समीकरण लगाते हैं। गति का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिएगा बच्चों, गति का तृतीय समीकरण, गति के समीकरण कौन सा समीकरण? v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as से, जहां पर s क्या है? विस्थापन। s क्या है? विस्थापन। अब देखिएगा, ये v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as है। यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है।
यहां पर हमने कहा कि प्रारंभिक वेग v है, यानी v वेग से गतिमान हो रहा है, लेकिन अंत में जाकर के वो रुक जाता है। अंत में s दूरी तय करने के बाद वस्तु क्या होता है, रुक जाता है। क्योंकि यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं कि प्रारंभिक वेग वस्तु का प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूं कि प्रारंभिक वेग आपका v है, तथा s दूरी के बाद वस्तु क्या होता है बच्चों, वस्तु रुक जाता है। वस्तु रुक जाता है मतलब s दूरी तय करता है और फिर वस्तु क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जब रुक जाता है तब अंतिम वेग रुक जाता है, तब मैं आपसे कह दूं अंतिम वेग कितना होगा, तब आप कहोगे अंतिम वेग जो होगा ना सर, वो v बराबर हो जाएगा 0। मतलब आपका प्रारंभिक वेग v है और अंतिम वेग हो जाएगा v बराबर 0। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है, यानी अंतिम वेग 0। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, अंतिम वेग हो जाएगा आपका 0, ठीक। और प्रारंभिक वेग बच्चों v² प्लस 2, a का मान रखो आप -f/m, और विस्थापन s तो है ही है, विस्थापन s है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब देखिएगा, पक्षांतर करते हैं, ये आपका पूरा का पूरा माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 2f/m इंटू s इक्वल आपका हो जाएगा v²। पक्षांतर कर दो तो 2f(s) बराबर mv², या आप यहां पर लिख सकते हो f इंटू एस बराबर 1/2 mv²। अब यहां पर देखो, बल गुणे विस्थापन क्या है, किया गया कार्य है भाई। f बल है, s क्या है, विस्थापन। अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य, वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो W हो जाएगा 1/2 mv² हो गया। अब चूंकि कार्य ही ऊर्जा है, ये सबको पता है, क्योंकि कार्य ही क्या होता है बच्चों, ऊर्जा है, यानी वस्तु का यही जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्योंकि यही कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों, संचित हो जाता है, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही जो कार्य है वो वस्तु के गतिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी, जो कि कैनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। जी हाँ बच्चों, यही आपका आंसर आ गया, मतलब आपका थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा के व्यंजक आपको कंप्लीट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप यदि आप क्लियर करते हैं फिर बच्चों आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।